हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवेल्ड पॉडकास्ट। और आज हम ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें अपने देश को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देगा। आज की कहानी है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की, यानी विचारधारा बदलने की एक चाल। इस कला को दुनिया में कई साम्राज्यों ने अपनाया, लेकिन ये टेक्निक्स नए नहीं थे। ये तो सालों से पूरी दुनिया में कई साम्राज्यों द्वारा उपयोग की जा रही थी। और हाँ, ब्रिटिश एम्पायर इसका एक शातिर उदाहरण था, जिसने भारत को अपने वश में करने के लिए यही तरीके इस्तेमाल किए। सोचिए, भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाया करता था, उसका इतना पतन कैसे हुआ? कैसे हम अपने ही लोगों के हाथों मजबूर हो गए? आज हम इसी इतिहास की सच्चाई को सामने लाएंगे, जो शायद हमें स्कूल के किताबों में नहीं सिखाया गया। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह शक्तिशाली राजनीतिक विचारधाराओं ने न सिर्फ भारत को अपने अधीन किया, बल्कि उसकी असली पहचान को भी मिथ्या बना दिया। आइए इस गहरे इतिहास के समुंदर में गोता लगाते हैं। भारत की स्वतंत्रता की घड़ी थी 1947 का साल। भारतवर्षियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो आजादी के सपने को साकार होते देख रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के 200 वर्षों का शासन का अंत हो चुका था, या यह सिर्फ एक भ्रम था। ब्रिटिश शिप्स भारत की सीमाओं से लौट रही थी, लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सरल था? हमने सोचा था कि अब भारत स्वतंत्र है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो छुप छुप के यहां बने रहे। इन्होंने अपनी विचारधाराओं को यहां जमाए रखा और चुपके से समाज पर अपना प्रभाव बनाए रखा। आजादी के ऐलान के बाद दिल्ली में एक बड़ी सभा बुलाई गई थी। सभी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोगों को बुलाया गया था एक नए भारत की कहानी लिखने के लिए। मगर यह सभा कभी हुई नहीं। बंद दरवाजों के पीछे क्या समझौते हुए, यह आज तक एक पहेली है। अचानक एक शोर उठा कि देश को 10 हफ्तों में हिंदू और मुस्लिम में विभाजित किया जाएगा। सिंधु सरस्वती, जिसकी गोद में हम पले बढ़े, उस पर कुछ ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का खून बहाने लगे और लाशों का कोई हिसाब नहीं रहा। इस भयंकर समय में हमारे नेता क्या कर रहे थे? क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लेने दिया? दूर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन वाइसरॉय के निवास स्थल पर उस शाम शैंपेन का कॉक खुला और माउंटबेटन ने इंडिया के नाम का एक टोस्ट उठाया। नेहरू जी मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देते हुए किंग जॉर्ज 6 के नाम पर टोस्ट उठाया। हम सोचते रहे कि शायद अब गोरे साहेब तो चले गए, पर कुछ लोग ऐसे थे जो कभी गए ही नहीं। भारत का इतिहास गवाह है कि आक्रमणों का, जिसमें भारतीय समाज ने हर बार एक नए शासन का सामना किया, लेकिन ब्रिटिशर का आगमन कुछ अलग ही ढंग से हुआ। भारत की धरती पर इस्लामिक शासकों के समय से ही कुछ लोग ऐसे थे जो राज्य की शक्ति को मजबूती से थामे हुए थे। शेर शाह जैसे अफगान्स ने अपनी सेना बनाई, जो भारत की बड़ी आबादी पर राज करते थे। हर शिकदार के नीचे 100 सैनिक थे। अकबर के समय तक यह संख्या लगभग 44 लाख तक पहुंच गई थी। इनका मुख्य काम था आम जनता में सरकार का डर बनाए रखना। इन फौजों में दरोगा नामक अधिकारी भी शामिल थे, जिनके आने की आहत मात्र से लोग कांप उठते थे। दरोगा शब्द की उत्पत्ति मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इस्लाम के पैगंबर के साथियों से होती है, जिन्हें देखने का सौभाग्य जिन लोगों को मिला, उन्हें साहिब या साहब कहा गया। आज भी यही शब्द समाज में व्याप्त है। दरोगा साहब के पास जाओ, अपनी अर्जी लगाओ, ऐसी बातें आज भी सुनने को मिलती हैं। उस समय सिर्फ 3 ही रास्ते थे: धर्म परिवर्तन, जिम्मी बन जाओ, या फिर मौत को गले लगाओ। जिम्मी का मतलब है इस्लामिक स्टेट के अंडर परमिशन से रहना। ज्यादातर लोग जिम्मी बनकर जीते रहे। कोई भी गलती होती तो सजा सबको साथ में मिलती थी। जब भी इनका सामना होता तो ये खुद को कमतर महसूस करते। हजारों सालों तक ये जिम्मेदारी उठाते हुए और साहिब का डर हमारे समाज में गहरा होता चला गया। भारत की सभ्यता की आत्मा को कुछ इस तरह से कमजोर किया गया, जबकि
बाकी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। राम राज्य जैसे विचार अब सिर्फ पुरानी स्मृति बन चुके थे। सन 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। भारत के कई राजाओं और नवाबों के साथ सौदेबाजी और युद्धों के माध्यम से यह कंपनी धीरे धीरे भारत के व्यापक और राजनीतिक जीवन में अपनी पकड़ मजबूत करती गई। भारत उस समय अपने वैभव के चरम पर था। अनगिनत राज्यों में अरबों खरबों की संपत्ति थी, लेकिन असली चुनौती थी इतनी बड़ी आबादी को संभालना, जो कंपनी के अपने देश के नागरिकों से कई गुना अधिक थी। पर ये भारतीय अलग थे, वे भयभीत थे और पुराने इस्लामिक शासकों के काल में नौकरियां खोज रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उनका पहला लक्ष्य था व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करना, जो आगे चलकर राजनीतिक नियंत्रण में बदल गया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं, धर्म और शिक्षा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। भारत की सामाजिक व्यवस्था, जिसमें वर्ण और जाति की अवधारणाएं शामिल थीं, ने उनके लिए एक मौका उपलब्ध कराया। कंपनी ने इन व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में कर एक नई सामाजिक संरचना को जन्म दिया। ये संरचना उनके शासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए थी। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की पुरानी गुरु शिक्षा परंपरा को तोड़ने का काम शुरू किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धतियों को कमजोर कर अपनी पद्धति को थोपना शुरू किया, जिससे भारतीय समाज अपने मूलों से दूर होता गया और अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति को अपनाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद उनका पहला लक्ष्य था भारतीय समाज की आत्मा को कमजोर करना। हिंदू धर्म, जो भारतीय समाज की रीढ़ थी, उनका पहला निशाना बने। कंपनी के अधिकारियों ने भारत भर के कोने कोने से अपराध और स्थानीय बुराइयों को इकट्ठा किया और उन्हें हिंदू धर्म की व्यापक समस्याओं के रूप में पेश किया। सती, देवदासी प्रथा और जैसे रिवाजों को उभार कर सामने लाया गया, जो कि समाज में सुधार के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये कदम हिंदू धर्म की मूल अवधारणाओं को कमजोर करने के लिए उठाए गए थे। इंडोलॉजी या भारतीय विद्या का अध्ययन करने वाले विदेशी विद्वानों ने एट्रोसिटी लिटरेचर के रूप में अनेक पुस्तकें लिखी, जो हिंदू धर्म और उसके सामाजिक ढांचों को गलत तरीके से दर्शाती थी। इन ग्रंथों का उद्देश्य था हिंदू धर्म में स्थित सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को बदनाम करना और सामाजिक असमानताओं को ज्यादा से ज्यादा उजागर करना। यह सब कुछ कंपनी के राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था, ताकि वो भारतीय समाज को आसानी से नियंत्रण में रख सकें। इस प्रक्रिया में भारत के मूल्यों को तोड़ने की कोशिश की गई और एक नई विचारधारा को जन्म दिया गया, जो भारत को उसकी असली पहचान से दूर कर रही थी। इस तरह हिंदू धर्म और उसकी व्यवस्थाओं को कमजोर करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत की। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना प्रभाव मजबूत किया, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी अपनी जड़ें गहरी करने की कोशिश की। इस दिशा में उनका एक महत्वपूर्ण कदम था नकली धार्मिक संस्थाओं का निर्माण। कंपनी ने कई भारतीय धार्मिक नेतृत्व को अपने पक्ष में कर लिया था। इनको सम्मान और मान्यता देने के बदले में उन्होंने कंपनी के हितों के अनुकूल काम करना शुरू किया। इसका एक उदाहरण है राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने समाज सुधार के लिए कार्य किए, लेकिन उनकी कुछ गतिविधियां ब्रिटिश हुकूमत के फायदे में भी थीं। उन्होंने भारतीय समाज को पुनर्गठनित करने के नाम पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को बढ़ावा दिया। उनकी मौत के बाद 1833 में उन्हें इंग्लैंड में एक क्रिश्चियन तरीके से दफनाया गया था। इसी तरह कंपनी ने कई धार्मिक संस्थाओं को खड़ा किया, जिनका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को उनके पारंपरिक मूल्यों से दूर करना और उन्हें अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति में समाहित करना। ये संस्थाएं अक्सर सामाजिक और धार्मिक सुधार के नाम पर स्थापित की गई थी, लेकिन असल में ये ब्रिटिश राज की विस्तार नीति का हिस्सा थी। इस प्रक्रिया ने न सिर्फ भारतीय धार्मिक समाज को भ्रष्ट किया, बल्कि एक लंबी अवधि के लिए भारत के धार्मिक और सामाजिक तंत्रों पर गहरा असर डाला। नकली धार्मिक संस्थाओं की स्थापना ने भारत को उसके असली धार्मिक और सांस्कृतिक आधार से दूर कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो उनका अगला कदम था भारतीय सामाजिक व्यवस्था को विभाजित करना। भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का उनका योजना विशेष रूप से कपटपूर्ण था।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कास्ट शब्द का प्रयोग शुरू हुआ, जो कि मूल रूप से स्पेनिश और पोर्चुगीज भाषाओं का शब्द कास्टा से लिया गया था। यह शब्द भारत के सामाजिक ढांचों में से नहीं था, पर इसका भी इस्तेमाल भारतीय समाज को तोड़ने के लिए किया गया। कंपनी ने वर्ण और जाति के बीच में मिथ्या अंतर स्थापित करने के लिए 1871 में पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया। सेंसस के दौरान प्रत्येक अधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को उनकी जातियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए, यानी कैटेगराइज किया जाए, भले ही लोग खुद की इस व्यवस्था को स्वीकार ना करते हों। इस तरह से ब्रिटिश राज ने डिवाइड एंड इम्पेयर, विभाजित करो और राज करो, या डिवाइड एंड रूल की नीति का पालन किया। उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को आर्यन आक्रमणकारियों के रूप में दर्शाया और सामाजिक समस्याओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया, जबकि असल समस्या ब्रिटिश इस्लामिक लूट और शासन के कलंक थे। इस कृत्रिम व्यवस्था ने भारत के सामाजिक ढांचों को गहराई से प्रभावित किया और समाज में स्थायी रूप से विभाजन उत्पन्न किया। ये विभाजन आज भी भारतीय समाज के घावों को हरा करता है, जिसने भारत को अपनी असली आधार से दूर कर दिया है। शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करना ब्रिटिश राज की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। भारत के प्राचीन गुरुकुल सिस्टम को कमजोर करना और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को स्थापित करना उनका उद्देश्य था, जिससे भारतीय समाज को विचारधारा के स्तर पर नियंत्रण में रखा जा सके। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू हुआ, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रमुखता दी। इस कानून के माध्यम से भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन किए गए। मैकॉले की शिक्षा नीति से भारतीयों को ब्राउन इंग्लिशमैन बनाने का लक्ष्य रखा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत के गुरुकुल धीरे धीरे बंद होने लगे और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। भारतीय विद्यार्थियों को लंदन जैसे शहरों के स्लम क्षेत्रों में पढ़ाई जाती विद्या को अपनाना पड़ा, जिससे उनका अपने संस्कृति से मोह भंग हो गया। भारत की प्राचीन विद्याओं को किनारे कर दिया गया और उनकी जगह पर अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य यानी वेस्टर्निज्म विचारधारा को महत्व दिया गया। इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज को न केवल शिक्षा के स्तर पर पीछे ढकेला, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी कमजोर किया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के युवाओं को उनकी अपनी जड़ों से काटकर एक नई संस्कृति में समाहित कर दिया। यह नई शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज को अपने इतिहास और संस्कृति से दूर करने का एक प्रबल साधन बनी, जिससे उनका अपने देश के प्रति नजरिया ही बदल गया। जैसे जैसे ब्रिटिश राज की नींव भारत में मजबूत होती गई, उनका अगला लक्ष्य था सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्थिति को असंतुलित करना। इस स्टेज में उन्होंने सामाजिक संबंधों में दरार डालना और राजनीतिक असंतुलन पैदा करना शुरू किया। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के अमीर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजना शुरू किया। ये युवा वहां से बैरिस्टर और सिविल सर्वेंट्स के रूप में लौट कर आए, पर लौटने के बाद इनके दिल में अपने देशवासियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची थी। इन्हें अपने घर वालों से ज्यादा ब्रिटिश मालिकों की कृपा का भय बना रहता था। राज के अंतर्गत रियासतें और साम्राज्यवादी एलिट्स खुशहाल जिंदगी जीने लगे, पर असली भारत, गांव और छोटे कस्बों का भारत, पीड़ित और शोषित बन रहा था। ब्रिटिश राज ने इन समर्थ लोगों को अधिकार, उपाधियां और सम्मान प्रदान की, जैसे राय बहादुर या खान बहादुर। ये सब उनके वफादारी का इनाम था। इस तरह भारत में दो अलग धाराएं, इंडिया और भारत, के बीच की रेखा खींची गई। अमीर और शक्तिशाली लोगों को ब्रिटिश ने अपने पक्ष में रख लिया, जबकि साधारण जनता को उन्होंने निराश और बेबस छोड़ दिया। इस असंतुलन ने न सिर्फ सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया, बल्कि यह भारत में राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश ने यह सोच समझ कर किया ताकि वे लंबी अवधि तक भारत पर राज कर सकें और किसी भी तरह विरोध या असंतोष को शांत कर सकें। इस अवधि में 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था मामूली सुधारों के माध्यम से बड़े विद्रोहों को रोकना और भारत को ब्रिटिश नीतियों के अनुकूल बनाए रखना। नेहरू परिवार भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बना, जिसका प्रभाव स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत के आधुनिक इतिहास तक विस्तारित है। यह परिवार न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि उनका ब्रिटिश राज के साथ
समीकरण भी कुछ जटिल रहा। मोतीलाल नेहरू, एक प्रसिद्ध बैरिस्टर, और उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनका संबंध ब्रिटिश सत्ता के साथ भी करीबी था, जो कई बार उनकी नीतियों और निर्णयों में झलकता था। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी और वो वहां के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से गहरी तरह से प्रभावित थे। उनकी विचारधाराओं में फैबियन सोशलिज्म का प्रभाव था, जो उन्होंने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। ये प्रभाव उनके द्वारा लिए गए कई निर्णयों में देखा जा सकता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू के सहयोग से गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। यह कदम भारतीय राजनीति में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का एक उदाहरण माना जाता है। इस घटना के बाद नेहरू गांधी परिवार की भारतीय राजनीति में छाप स्थापित हो गई। मोतीलाल और जवाहरलाल दोनों ने ब्रिटिश राज के साथ मिलकर काम किया, जो उन्हें राजनीतिक लाभ पहुंचाता था। इस भागीदारी ने उन्हें समय समय पर ब्रिटिश सत्ता से सम्मानित भी किया गया, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत हुआ। ये परिवार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तो सक्रिय रहा ही, साथ ही साथ भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास को भी आकार दिया। नेहरू गांधी परिवार का इतिहास भारतीय राजनीति के कई पेचीदापन को दर्शाता है, जिसमें उनके ब्रिटिश संबंधों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख शख्सियत। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित एक अनूठी राजनीतिक नीति का निर्माण किया। उनकी नीतियां और तरीके भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। गांधी जी ने अपने अधिकांश शिक्षा और राजनीति की समझ साउथ अफ्रीका में अर्जित की, जहां उन्होंने अपार्थहेड के खिलाफ संघर्ष किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय सामाजिक इश्यूज को समझने और उन्हें हल करने की दिशा में कई कदम उठाए। उनका उपन्यास हिंद स्वराज उनके विचार दर्शन को व्यक्त करता है, जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने दृष्टिकोण को सजग रूप से प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की समीक्षा की और भारत को एक स्वतंत्र और स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में देखने का आह्वान किया। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने कई भारतीयों को प्रभावित किया, पर कई बार उनकी यह नीति विवाद का कारण भी बनी। उनका यह मानना था कि चोरी करने आए चोर को भी मारा नहीं जाना चाहिए। यही उनके अहिंसा के विचार के अंतर्गत आता था। उनका यह दृष्टिकोण कईयों के लिए समझ से परे था। उनकी राजनीतिक रणनीति ने भारत में एक नए प्रकार के नेता और सामाजिक चिंतक को जन्म दिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का आयोजन किया, जो अंततः काफी सहायक साबित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना, भारत के इतिहास में एक विवादित और प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिनका स्थान भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना के लिए उल्लेखनीय है। जिन्ना पहले कांग्रेस में सक्रिय थे, बाद में मुस्लिम लीग के प्रमुख बन गए, जहां उन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। जिन्ना के राजनीतिक जीवन का आरंभ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ, जहां उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कई बार अपनी राय व्यक्त की। उनका मानना था कि भारत के मुसलमानों को हिंदू बहुल्य समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। 1940 के दशक के मध्य तक जिन्ना ने भारत के विभाजन की पुरजोर वकील की और इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया, जो दंगा और हिंसा का कारण बना। अगर आप डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एपिसोड लिस्ट में डायरेक्ट एक्शन डे सर्च कर सकते हैं। यह घटना भारत के इतिहास में एक कलंक के रूप में देखी जाती है। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने विभाजन के लिए ब्रिटिश हुकूमत के साथ कई राउंड्स की बातचीत की। उनका दृढ़ निश्चय और कूटनीति का परिणाम था कि 1947 में भारत विभाजित हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जिन्ना के निर्णयों ने और कार्यों ने न केवल उस समय के भारत पर बल्कि आने वाले दशकों पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी विरासत आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों और दक्षिण एशिया की राजनीतिक डायनामिक्स को प्रभावित करती है। जिन्ना की मृत्यु के बाद भी उनके फैसले और नीतियां दोनों देशों के इतिहास और सामाजिक संरचना पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गए हैं, जिसे समझना आज भी जरूरी है। अंतिम चरण, जिसे क्राइसिस के रूप में जाना जाता है, यह उस समय की स्थिति है जब भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति एक गंभीर संकट में पहुंच गई। यह समय भारत की स्वतंत्रता और उसके तुरंत बाद का है।
जिसमें भारत का विभाजन और स्वतंत्र भारत के गठन की प्रक्रिया शामिल है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसी समय देश के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। विभाजन की घोषणा के साथ ही देश भर में कम्युनल दंगे भड़क उठे, जिसमें लाखों लोगों की जान और अनेक परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। इस संकट का मुख्य कारण था ब्रिटिश राज की डिवाइड एंड रूल नीति, जिसने न सिर्फ सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत विभाजित रहे। ऐसे में जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग की मांगों को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, जो पाकिस्तान का गठन करने के लिए था। कई लोगों ने इस विभाजन को रोकने की कोशिश की, पर वे असमर्थ रहे। उनका अहिंसा और शांति का संदेश इस समय कम्युनल हिंसा के आगे कमजोर पड़ गया। आखिर में माउंटबेटन ने घटनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की, जो मूल रूप से जून 1948 में निर्धारित थी। इस जल्दी में किए गए निर्णय ने भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसका प्रभाव आज तक महसूस किया जा रहा है। इस प्रकार क्राइसिस के स्टेज ने भारत के इतिहास को एक नए दिशा में मोड़ दिया। भारत का विभाजन एक ऐसा घाव है जो समय के साथ गहरा होता गया और उसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तंत्रों पर स्थायी छाप छोड़ी है। ब्रिटिश राज के दौरान अपनाई गई नीतियों ने भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक ढांचों को गहराई से प्रभावित किया। ये प्रभाव इतना गहरा था कि आजादी के बाद भी भारत को अपनी असली स्वरूप में पाने में समय लगा। नेहरू, गांधी, जिन्ना और अनेक ऐसे नेता जो इस दौरान उभरे, उन्होंने भारत के नए इतिहास को आकार दिया। लेकिन उनके निर्णयों और कार्यों ने न केवल उनके समय के भारत को, बल्कि आने वाले समय के भारत को भी प्रभावित किया। आज जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो जरूरी है कि हम इन घटनाओं को समझने का प्रयास करें। इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे शक्ति के खेल ने देशों को बनाया और बिगाड़ा है। भारत का इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि मजबूत सामाजिक और राजनीतिक संरचना के बिना किसी भी देश की अस्मिता कमजोर पड़ सकती है। इसलिए हमें अपने इतिहास से सीखकर आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी प्रकार की विचारधारा की अदला बदली का सामना कर सकें और अपने देश की रक्षा कर सकें। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और आप भारत के इतिहास के एक नए पहलू से रूबरू हुए होंगे। ये था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन या विचारधारा की अदला बदली। कैसे ब्रिटिश सोच ने हमारे भारत को आकार दिया। अगर आपको यह एपिसोड नॉलेजेबल लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। एंड ऐसे ही और एपिसोड सुनने के लिए आप बस इंडिया अनवील्ड को सुनते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और अद्भुत एपिसोड्स लाता रहता हूं, तो बस आप सब्सक्राइब करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी आप सुन रहे हैं। जल्दी मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया अनवील्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।